हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास हम कर रहे थे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था स्टार्टअप्स एंड इट इज रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? तो इसको आगे फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर स्टार्टअप। एक स्टार्टअप को करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टार्टअप होना चाहिए। पहला पहला स्टेप होता है चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टार्टअप। चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टार्टअप। कि भाई पहले आप अपने लीगल स्ट्रक्चर, टू द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप अपने स्टार्टअप के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर को आप चूज करो। क्लियर है? बात करते हैं। हाँ, चूजिंग एन अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन फॉर द स्टार्टअप। भाई अगर आप किसी स्टार्टअप को क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप को लाना चाहते हैं, स्टार्टअप के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको एक लीगल स्ट्रक्चर को चूज करना पड़ेगा। द डिसीजन शुड बी टेकन बेस्ड ऑन individual circumstances and a host of factors such as nature, sector, business operation, business trajectory, regulatory and tax consideration, cost for formation, ongoing administration, external capital requirement, types of funding sought of legal entity, protection required, number of stakeholder, balance required between the ओनर एंड मैनेजमेंट, प्रपोज मैकेनिज्म फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी स्टार्टअप करने का डिसीजन ले रहा है तो उसको एक सुटेबल लीगल बिजनेस एंटिटी को चूज करना होगा। एक सुटेबल लीगल बिजनेस एंटिटी को चूज करना होगा। क्या क्या फैक्टर उसको देखने पड़ेंगे? उसको देखना पड़ेगा कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सेक्टर ऑफ ऑपरेशन क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्टरी क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है, टैक्स कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ये सारे फैक्टर हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था सेटिंग अप में। वही सारे का सारा इसके अंदर जो फैक्टर दे रखे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं एक स्टार्टअप के लिए, जो आप लीगल एंटिटी को चूज करोगे वो किन किन फैक्टर के ऊपर बेस होगा। क्लियर है? तो पहले आपको एक लीगल स्ट्रक्चर को चूज करना होगा। लीगल स्ट्रक्चर मीन्स मतलब सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी, इसकी बात कर रहा है ये, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी। क्लियर है? दूसरा दूसरे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस, इसकी बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस, post incorporation of business entity in India, some necessary registration are required। and एक बार आपने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले स्टेप के अंदर आपने किसी बिजनेस एंटिटी को चूज कर लिया, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, इनकॉर्पोरेशन करा लिया। इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस एंटिटी को कुछ रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, और वो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है? एनी यूजर हु इंटेंड टू इनकॉर्पोरेट कंपनी थ्रू स्पाइस प्लस can now also apply for the GSTIN, EPFO, ESIC through the web form INC 35। ये कहना चाह रहा है, कि भाई एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे।
अब वो रजिस्ट्रेशन कौन कौन से कराने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन है क्या वो, जैसे जीएसटीएन नंबर, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन, ईएसआई में रजिस्ट्रेशन, तो वो भी कराने पड़ता है। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, फॉर्म का नाम है स्पाइस प्लस, फॉर्म का नाम है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ही एक कंपनी जीएसटीआईएन के नंबर, जीएसटीआईएन नंबर, ईपीएफओ के लिए, ईएसआई के लिए, इनके लिए क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, इनके लिए क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। यूजर इज रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन स्पाइस प्लस, यूजर को कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, फाइल करना है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और उसके साथ फॉर्म अटैच करना है INC 35 जिसका नाम है एजाइल प्रो एस, जिसका नाम है एजाइल प्रो एस। इसके अंदर आप काफी सारी सर्विसेज ले सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर काफी सारी सर्विसेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब कौन कौन सी सर्विसेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जीएसटी के लिए, ईएसआईसी के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, है ना, एमओए, और उसके बाद बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहला आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टार्टअप, क्या होता है, ये एक लीगल स्ट्रक्चर को चूज करना कि भाई आप कंपनी बनाना चाहते हो या फिर आप एलएलपी बनाना चाहते हो, और उसके बाद क्या करना, रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ कराना पड़ेगा, स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर। और स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ही आपको जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कराते हो तो उसके साथ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के साथ एक अलग से फॉर्म एजाइल प्रो जो है अटैच होता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, जिसके अंदर आप गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, जिसके अंदर ईपीएफओ हो गया, ईएसआई हो गया, है ना, और बैंक अकाउंट हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हो गया, इन सब का क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा यही है, ये सारा यही है, आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन मेन पॉइंट इसमें याद करना है। तीसरा पॉइंट आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तीसरा पॉइंट पॉइंट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन कौन से होते हैं, आईपीआर कौन कौन से होते हैं, आईपीआर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये होते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर होते हैं। इनका प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास फॉर अ स्टार्टअप। आईपीआर जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होती है। डेवलपिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैन हेल्प स्टार्टअप गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई एक स्टार्टअप क्या करना चाहिए, स्टार्टअप होता ही क्या है, जो कोई एंटिटी कुछ नया लेके आती है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, जो कि पहले कभी यूज ही नहीं था, ऐसा प्रोडक्ट जो पहले कभी मार्केट में ही नहीं था, ऐसी सर्विस जो पहले कभी मार्केट में ही नहीं थी, ठीक है ना, वो यूनिक लेके आते हैं, तभी तो वो स्टार्टअप बनती है। ठीक है, तो वो जो अपना नया डेवलपमेंट लेके आ रही है, तो अपने जो प्रोटेक्शन उसको करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, अपने आईपीआर का प्रॉपर्ली क्या करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि क्या हो सके, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सके। इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर द ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडमार्क। इट इज essential to obtain trademark registration for the business name, trade name under the Trademark Registration Act of a company or business in India does not by itself give protection against other who might commence using identical or similar good। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी स्टार्टअप के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, किसी भी, हाँ, किसी भी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत मैंडेटरी है। अगर कोई प्रोडक्ट कोई चीज जो डेवलप की है स्टार्टअप ने, वो उसका क्या करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि उसको क्या मिल सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। वो ट्रेडमार्क करवाए अपने बिजनेस नेम का, अपने ट्रेड नेम का, जिससे क्या हो, जिससे उसको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, जिससे उसको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। Trademark search should be conducted before deciding on these business name, trade name to prevent any issue in further including potential infringement। भाई आप अगर अपने बिजनेस का क्या करवाना चाह रहे हो, ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ताकि क्या ना हो, इन्फ्रिंजमेंट ना हो। ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, इन्वेंशन, पेटेंट एक्सेट्रा शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एंटिटी एंड नॉट इन द नेम ऑफ प्रोमोटर्स। तो जितना भी जो ट्रेडमार्क है, जितनी भी पेटेंट्स है, जितनी भी ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स है, वो किसके, स्टार्टअप के नाम से क्या होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए, ना कि प्रमोटर के नाम से, फाउंडर के नाम से नहीं होने चाहिए। चौथा, फाउंडर इक्विटी, splitting and vesting. Founder equity should be split among founder based on the nature of the role played by each founder। ये कहना चाह रहा है कि जो फाउंडर की इक्विटी है, जो फाउंडर है, फाउंडर का जो इक्विटी है, जो का फाउंडर का शेयर्स है, वो स्प्लिट होना चाहिए फाउंडर के बीच में। किस बेसिस पे, नेचर ऑफ रोल प्ले बाय ईच फाउंडर। भाई जो फाउंडर जो काम करता है उसके बेसिस पे उसे क्या करना चाहिए, उसमें वो इक्विटी का जो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अलोंग विद देयर टाइम, एफर्ट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक फाउंडर तो कोई काम ही नहीं कर रहा, उसको भी बराबर का आपने क्या दे रखा है, शेयर दे रखा है, और एक फाउंडर दिन रात पागलों की तरह काम करता रहता है और उसको भी क्या, उसको कम है नहीं। जो ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा टाइम अपना देगा, जो ज्यादा अपने एफर्ट देगा इस स्टार्टअप को खड़ा करने में, उसको क्या होना चाहिए, इक्विटी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो जो इक्विटी स्प्लिटिंग होगी फाउंडर के बीच में, वो किसके बेसिस पे स्प्लिट होगी, वो उनके रोल के बेसिस पे, कि वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, वो कितना टाइम देते हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। स्प्लिटिंग फाउंडर इक्विटी इक्वली बाय द डिफॉल्ट विदाउट अ thorough discussion on expectation and contribution generally lead to tension and unhappiness among founding team as the startup mature। ये कहना चाह रहा है कि भाई बिना कुछ सोचे समझे अगर इक्विटी को इक्वली सब में बांट दिया गया, मान लो अब किसी किसी भी स्टार्टअप के अंदर, मान लो मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी स्टार्टअप के अंदर किसी भी स्टार्टअप के अंदर मान लो तीन फाउंडर है, तीन फाउंडर है। एक फाउंडर तो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, अपना पूरा 100% टाइम देता है। और दो फाउंडर हैं जो बिल्कुल रेस्ट करते हैं, कोई काम नहीं करते, रेस्ट करते हैं, कोई काम नहीं करते, ठीक है ना। और मान लो स्टार्टअप की जो इक्विटी है, जो शेयर है, उसको बराबर बांटा गया है। तो भाई इसको क्या होगा, इसको तो ये होगा, यार मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना टाइम देता हूँ, ये तो कुछ नहीं करता है, फिर भी बराबर बांट दिया, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जितना काम करेगा, जो जितना टाइम देगा, जो जितना एफर्ट देगा, उसको उतना ही क्या मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए। उसको इतना ही क्या मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए। अगर आप इक्वली बिना किसी थोरो डिस्कशन के, बिना किसी डिसीजन लिए आप इक्वली क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो उसमें क्या होगा, उसकी वजह से टेंशन आएगी, अनहैप्पीनेस आएगी, उसकी वजह से टेंशन आएगी, अनहैप्पीनेस आएगी। हम समझ आ गए। फाउंडर शेयर शुड ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू वेस्टिंग शेड्यूल, typically over a period of 3 to 4 years when vesting is imposed on the founder equity, the unvested share held by the founder becomes subject to a contractual right to repurchase, transfer, often at a nominal value।
If one of the founder is terminated or voluntarily leave the startup, this is very important to ensure future viability of the business. ये कहना चाह रहा है कि जो शेयर होना चाहिए फाउंडर का, जो शेयर होना चाहिए फाउंडर का, वो क्या होना चाहिए, वेस्टिंग नेचर का होना चाहिए। वेस्टिंग का मतलब ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, ताकि अगर कोई फाउंडर जाना चाहता है स्टार्टअप को छोड़ के, तो वो अपने शेयर को किसी को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। क्लियर है? तो भाई पहले कौन सी बात ध्यान में रखनी है, पहले आप करोगे सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टार्टअप, रजिस्ट्रेशन कराओगे, काफी सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, आईपीआर का प्रोटेक्शन करोगे, फाउंडर की इक्विटी, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फाउंडर एग्रीमेंट। द फाउंडर एग्रीमेंट इज मोस्ट वैल्यूएबल टूल टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप। जो फाउंडर एग्रीमेंट होता है, फाउंडर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। भाई इससे क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, किसमें, फाउंडर में, फाउंडर्स के बीच में। फाउंडर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, फाउंडर एग्रीमेंट इज द मोस्ट वैल्यूएबल टूल टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप। द एग्रीमेंट शुड रिप्रेजेंट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट क्या करना चाहिए, द एग्रीमेंट शुड रिप्रेजेंट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फाउंडर ऑफ ऑल की इशू रिलेटेड टू स्टार्टअप। भाई जो एग्रीमेंट में क्या होगा, एग्रीमेंट शुड रिप्रेजेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फाउंडर ऑन ऑल की इशू रिलेटिंग द स्टार्टअप। फाउंडर एग्रीमेंट शुड क्लियरली मेंशन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाउंडर। फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, हर एक फाउंडर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड हैव क्लोज डिटेल द डिसीजन मेकिंग ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फाउंडर, फाउंडर इक्विटी स्प्लिट एंड वेस्टिंग, assignment of all intellectual property right in favor of startup, termination of promoter and exit process। ये कहना चाह रहा है कि फाउंडर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, फाउंडर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, हर एक फाउंडर को हर एक फाउंडर को अपने रोल अपने रोल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रोल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। हर एक फाउंडर को अपने रोल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। हर एक को ये पता होना चाहिए कि किसको क्या क्या काम दिया गया है, जिससे वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग, कि भाई हर एक फाउंडर एंड डिसीजन मेकिंग क्लोज होने चाहिए, कि भाई कौन किसके पास किस मुद्दे को लेके क्या क्या पावर है डिसीजन लेने की। तो फाउंडर एग्रीमेंट का होना भी जरूर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। Startup must ensure to enter into clear employment contract dealing the detailed terms and condition of employment with their employee। भाई स्टार्टअप का अपने एम्प्लॉय के साथ क्या होना चाहिए, स्टार्टअप्स का अपने एम्प्लॉय के साथ अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। स्टार्टअप का अपने क्या होना चाहिए, स्टार्टअप का अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। While employment contracts are certainly valuable to the employee, as it is idle term regarding description of job profile, compensation, other associated benefit, number of clauses may be inserted to be safeguard and protection of in protection the interest of the startup, such as stopping employee from setting up competing entity, poaching other employee, clients, customer, and preventing employee from claiming any intellectual property right on the work developing during the course of employment।
भाई ये किस लिए होते हैं? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होते हैं? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एक स्टार्टअप के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करना हो क्लियर करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एम्प्लॉय और स्टार्टअप के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर किया जाता है क्लियर किया जाता है। जैसे भाई एम्प्लॉय का रोल क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय का रोल क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, कंपनसेशन उसकी सैलरी कितनी होगी, उसको कितने बेनिफिट मिलेंगे, उसको कितने बेनिफिट मिलेंगे। सेफगार्ड करना, सेफगार्ड करना किसका सेफगार्ड करना? प्रोटेक्ट, सेफगार्ड करना एंड प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टार्टअप, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टार्टअप। तो ये सारे का सारा होना चाहिए और किसके लिए? ताकि एम्प्लॉय जो है किसी तरह से कोई दूसरी सेम टू सेम एम्प्लॉय क्या ना कर सके, एम्प्लॉय को रोका जाएगा कि एम्प्लॉय कोई सेटअप ना करे, कोई एंटिटी जो कि कॉम- कोई कंपीटिंग एंटिटी की, मतलब जो स्टार्टअप बिजनेस कर रही है, कि एम्प्लॉय को मना किया जाएगा कि आप कोई ऐसी एंटिटी नहीं बनाओगे जो हमसे क्या कर रही है, compete कर रही है। और उसके बाद प्रिवेंट किया जाएगा एम्प्लॉय को फ्रॉम क्लेमिंग एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि भाई एम्प्लॉय ने स्टार्टअप में कोई काम किया और उसने कह दिया कि ये तो मेरा काम है, ऐसा नहीं करेगा। अगर एम्प्लॉय कोई काम करता है, वो काम किसका होगा? स्टार्टअप का होगा। एम्प्लॉय सिर्फ वहां पे एम्प्लॉयमेंट में है। अगर कोई भी काम एम्प्लॉय ने किया, कोई भी डेवलपमेंट एम्प्लॉय ने की, तो वो किसकी डेवलपमेंट होगी? वो स्टार्टअप की डेवलपमेंट होगी। एम्प्लॉय का उसमें कोई लेना देना नहीं है। वहां पे सिर्फ एम्प्लॉय की जॉब प्रोफाइल बता दी जाएगी, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना भी बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना भी बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल। ESOPs are incentive given to employee, director of the company to attract talent and retain employee by rewarding them. ESOPs जो होता है, ESOPs जो होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, ये क्या होता है? ये एक तरह से रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड, इनाम होता है। किसको दिया जाता है? ये कंपनी के एम्प्लॉय को दिया जाता है, कंपनी के टैलेंट को, कंपनी के डायरेक्टर को दिया जाता है, ताकि क्या किया जाए? अच्छे टैलेंट को रिटेन करके रखा जाए। जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल दिया जाता है। ESOPs create a sense of ownership among employee. It is important to know that, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी भी एम्प्लॉय को ESOPs दे दिया, शेयर दे दिए, तो उसके अंदर भी ये फीलिंग आती है कि मैं भी कंपनी का क्या हूँ? ओनर हूँ। उनके अंदर ये इस तरह की सेंस देता है। It is important to note that ESOPs are not shares. They are structured in a way that they are option to buy share at a discounted price. ESOPs शेयर नहीं होते, ESOPs शेयर नहीं है। ESOPs जो होता है, ऑप्शन होता है, ऑप्शन टू परचेज द शेयर। ESOPs जो होता है, ऑप्शन होता है टू परचेज द शेयर। शेयर्स को परचेज करने के लिए ESOPs जो होता है, ऑप्शन होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज करने के लिए। ESOPs क्या होता है? ESOPs इज अ रिवॉर्ड, इट इज अ ऑप्शन टू परचेज शेयर। किसी भी, अगर एम्प्लॉय ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस में ये क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं, सो दैट कि अच्छे टैलेंट को क्या किया जाए? रिटेन करके रखा जाए। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट ये पढ़ते हैं। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, prior to entering into third party agreement and
While negotiating the term, it is advisable to execute non-disclosure agreement. If creation development of intellectual property rights is a component of such a third-party agreement, it must clearly state that all right to the intellectual property shall vest and be owned by the startup, and the third party shall not stake any claim on the same and will do not act to ensure the protection of intellectual property act. Clause related to breach, termination, dispute resolution shall be negotiated and captured in the third party agreement. ये कहना चाह रहा है कि जब स्टार्टअप जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी आउटसाइडर के साथ, और थर्ड पार्टी का मतलब कौन होगा यहाँ पे? आउटसाइडर। आउटसाइडर जब जब क्या होगा, जब कोई भी स्टार्टअप जो है किसी भी थर्ड पार्टी के साथ क्या करेगा? एग्रीमेंट करेगा, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट करेगा। तो उस थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? सबसे पहले तो उस एग्रीमेंट के अंदर नॉन डिस्क्लोजर डाला जाएगा। एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होने से पहले उनके बीच में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किया जाएगा, ताकि थर्ड पार्टी जो है, आउटसाइडर जो है, वो किसी भी सीक्रेट को, जो भी टेक्नोलॉजी वो स्टार्टअप की यूज कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को वो किसी को डिस्क्लोजर ना करे। अगर अगर कोई थर्ड पार्टी ने कोई क्रिएशन किया है, कोई डेवलपमेंट किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, तो वो उसका राइट, उससे रिलेटेड जितने भी राइट होंगे वो किसके पास होंगे? स्टार्टअप के पास होंगे। थर्ड पार्टी उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किसी तरह से कोई क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है ना। मान लो स्टार्टअप ने कुछ बनवाने के लिए, कोई प्रोडक्ट था, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एजेंसी को हायर किया, ठीक है ना, एजेंसी ने उनका प्रोडक्ट बना दिया और उसको स्टार्टअप को दे दिया। इसके जितने भी राइट होंगे, इसके जितने भी कॉपीराइट होंगे, इसके जितने भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होंगे, वो किसके होंगे? स्टार्टअप के होंगे। थर्ड पार्टी का उसमें किसी तरह से कोई क्या नहीं होगा? राइट नहीं होगा। थर्ड पार्टी उसमें क्या नहीं कर सकती? क्लेम नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी शैल नॉट टेक any claim on the same and will do all act to ensure the protection of the intellectual property. Clause related to breach, termination, dispute resolution should be well negotiated and captured in all the party agreement. उसके बाद क्या है? Investing structure. One of the most challenging and time-consuming aspect of the operating a startup is to raise capital for the working capital requirement and growth. ये कहना चाह रहा है कि भाई सबसे जो चैलेंजिंग जो चीज होती है, जो सबसे चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग जो एस्पेक्ट होता है किसी स्टार्टअप को चलाने का, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ, ये सबसे चैलेंजिंग होता है। इन इंडिया इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अर्ली एंड ग्रोथ स्टेज कंपनी। इंडिया के अंदर क्या होता है? इंडिया के अंदर लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी क्या है? सबसे अच्छी है, जो अभी तक सेटअप हो चुकी है। स्टार्टअप के अंदर कोई भी क्या नहीं करना चाहेगा? इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के लिए भी क्या होगा? इसमें क्या होना चाहिए कि भाई जो स्टार्टअप है, कोई भी नया कोई कंपनी आती है, उसको इजिली फंडिंग नहीं मिलती, उसको इजिली पैसा नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इन द इट इज इम्पेरेटिव फॉर द स्टार्टअप टू सीक प्रॉपर लीगल एडवाइस while negotiating the deal, term for investment and right of investor. भाई अगर वो इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं, वो पैसा रेज करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपरली लीगल एडवाइस लें, ताकि उनको पता चले कि इन्वेस्टमेंट की टर्म क्या होगी, इन्वेस्टर्स का राइट क्या होगा। तो इन्वेस्टर स्ट्रक्चर भी अपना उस तरह से बना के यहाँ पर चले, ठीक है ना। क्योंकि पहले तो क्या होता है, इंडिया के अंदर आपको पता होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनी के शेयर में, आप कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो? आप उन कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो जो कंपनी अच्छी है, जो ग्रोथ कर चुकी हैं, जो अभी हायर लेवल पे है, जैसे रिलायंस। अब छोटी मोटी कंपनी जो नई आई है, उन पे विश्वास थोड़ी करोगे आप? हो सकता है वो इन्वेस्ट अगर आपने कर लिया और आपका पैसा भी डूब सकता है।
तो इसी तरह से स्टार्टअप के केस में होता है। तो स्टार्टअप को अगर पैसा रेज करना है तो पहले लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। लीगल एडवाइस लेने के बाद वो ये देखना चाहिए कि भाई क्या क्या टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी और क्या क्या राइट ऑफ इन्वेस्टर होगा। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। उसके लिए उसको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। समझ आ गई। आगे क्या है, कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए स्टार्टअप को, ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट की बात करते हैं। Compliance and it is importance is often overlooked by many startups. By compliance and it is important is often overlooked by many startups. These are multiple law applicable to specific entry structure under which separate event based and annual compliance is mandated. It is extremely critical for the sustainable growth of the business that the startup is in compliance with legal, secretarial, accounting, taxation, employee related, and other associated compliances. The consequences of non-compliance can be levied punitive fine on the startup. ये कहना चाह रहा है कि compliance को अच्छे से मैनेज करना होना चाहिए। स्टार्टअप जो है, एक स्टार्टअप के ऊपर अगर स्टार्टअप कंपनी है तो उसके ऊपर अलग अलग तरह के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, इवेंट बेस भी और एनुअल बेसिस पे भी कंप्लायंस करने पड़ते हैं। जैसे कंपनी लॉ एप्लीकेबल हो गया, टैक्स एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, इकोनॉमिक लॉ एप्लीकेबल हो गया, एनवायरमेंटल लॉ एप्लीकेबल हो गया। अलग अलग क्या होते हैं, लॉ एप्लीकेबल होते हैं। अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप के बिजनेस को ग्रोथ करना है और या सस्टेन रखना है तो उसके जो कंप्लायंस है, जो भी लीगल कंप्लायंस है, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एम्प्लॉय रिलेटेड कंप्लायंस है, उनको क्या किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए। कंप्लायंस जो है हर एक डिपार्टमेंट में मैनेज होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट को अपने रोल्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये कंप्लायंस नहीं हुए तो इस पे एक स्टार्टअप को क्या लग सकती है, हैवी पेनल्टी भी लग के यहाँ पर चल सकती है। तो इन बातों का ना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जो स्टार्टअप को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे हमारे पास आता है फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप कंपनी। फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी कहां से पैसा रेज कर सकती है, एक स्टार्टअप कंपनी को अपना बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से मिलेगा, उन बारे में बात करते हैं। चलो, कहां कहां से उसको पैसा मिल सकता है। डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ स्टार्टअप। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में इंक्लूड, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे उनको कहां कहां से पैसा मिलेगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकते हैं फॉर स्टार्टअप, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्टार्टअप क्या क्या हो सकते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्टार्टअप क्या क्या होके यहाँ पर चल सकते हैं। पहला, सेविंग ऑफ फाउंडर। उनका अगर फाउंडर्स का कोई सेविंग है, सेविंग ऑफ फाउंडर्स, तो फाउंडर अपनी सेविंग लगा सकते हैं। दूसरा, फैमिली या फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं। फैमिली फैमिली या फिर फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स। तीसरा, एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं पैसा। एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं। चौथा, वेंचर कैपिटल से पैसा वो लेके यहाँ पर चल सकता है। वेंचर कैपिटल से पैसा ले सकते हैं। वो वेंचर कैपिटल से पैसा ले सकते हैं। गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो अगर स्टार्टअप को पैसा शुरू में, देखो क्या होता है कि शुरू में इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे बड़े बड़े, पब्लिक तो वैसे भी डरती है इन्वेस्ट करने से।
तो भाई एक अगर स्टार्टअप को पैसा लेना है तो पहले तो वो अपना पर्सनल सेविंग लगा सकते हैं कि भाई जो उनके पास अगर सेविंग है तो वहां से अपनी फैमिली से फ्रेंड से ले सकते हैं, कहीं बाहर एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकते हैं, या बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इन इन जगहों से ये क्या ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल। कौन कौन से फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एक स्टार्टअप के पास कौन कौन से फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल होके यहाँ पर चल सकते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा डेट, तीसरा ग्रांट। तीनों की बात करते हैं। इक्विटी के अंदर क्या होता है, इक्विटी के अंदर रिपेमेंट करने का, अगर आपने मान लो इक्विटी में पैसा ले लिया आपने, ठीक है ना, आपने इक्विटी शेयर इशू किए, इक्विटी फाइनेंसिंग की, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, आप तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, शेयर्स को जैसे ही उसने स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाया इक्विटी में, तो स्टार्टअप उसको क्या दे सकता है, शेयर दे सकता है। स्टार्टअप उसको क्या दे सकता है, शेयर दे सकता है, जो जिनके अंदर रीपेमेंट का कंपोनेंट नहीं होता, जो रीपे नहीं होते। डेट जो होता है, लोन अगर आपने लिया है तो लोन आपको वापस भी देना पड़ेगा। तो भाई एक पीरियड के बाद अगर आपने लोन लिया है तो लोन आपको वापस देना पड़ेगा। ग्रांट्स के अंदर रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं होता। गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिला, वहां पर रीपेमेंट का क्या नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता। तो सिर्फ रीपेमेंट का कंपोनेंट कहाँ होता है, डेट के अंदर होता है। डेट के अंदर होता है रीपेमेंट का कंपोनेंट, कहाँ होता है, डेट के अंदर होता है। क्लियर है। दूसरा रिस्क, इक्विटी के अंदर जो होता है हाई रिस्क होता है। इक्विटी के अंदर क्या होता है, हाई रिस्क होता है। इसके अंदर लो रिस्क होता है, इसके अंदर नो रिस्क होता है। ग्रांट्स के अंदर कोई रिस्क नहीं होता, डेट के अंदर रिस्क जो काफी कम होता है, इक्विटी के अंदर रिस्क जो होता है बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर फॉर रीपेमेंट, इसके अंदर प्रेशर जो होता है रीपेमेंट करने का कम होता है, लेस प्रेशर होता है, लेस प्रेशर। प्रेशर फॉर रीपेमेंट जो इक्विटी फाइनेंस के अंदर होता है लेस होता है। डेट फाइनेंस के अंदर प्रेशर जो है पैसा वापस करने का ज्यादा होता है, और ग्रांट्स के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता पैसा वापस करने का। रिटर्न टू इन्वेस्टर, किसमें रिटर्न, रिटर्न टू इन्वेस्टर, अगर किसी ने आपकी कंपनी में से इक्विटी शेयर्स ले रखा है तो आपको उसको क्या रिटर्न मिलेगी, उसको कैपिटल में ग्रोथ मिलेगी, उसके शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा। और डेट फाइनेंस में उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने लोन दे ले रखा है तो लोन के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ग्रांट्स में कोई रिटर्न नहीं मिलती, ग्रांट्स तो फ्री होता है, गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो फ्री होता है, तो उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलती। इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन, भाई इक्विटी फंड इन्वेस्टर के पास, क्योंकि जिन जो भी इक्विटी होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनके पास वोटिंग राइट होता है। उनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। तो उनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। भाई डेट 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 फंड के अंदर डिसीजन लेने की पावर कम होती है, और ग्रांट्स के अंदर डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, इन्वेस्टर के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। क्लियर है। सोर्सेज कहाँ से, इक्विटी फाइनेंसिंग कहाँ से हो सकती है, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गया, सेल्फ फाइनेंसिंग हो गया, पब्लिक एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया। और भाई डेट कहाँ से, आप लोन कहाँ से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, गवर्नमेंट लोन स्कीम से ले सकते हो। और उसके बाद क्या है, ग्रांट कहाँ से आपको मिल सकता है, ग्रांट आपको मिल सकता है गवर्नमेंट से। ग्रांट ग्रांट आपसे क्या कहाँ से मिल सकता है, गवर्नमेंट से मिल सकता है, गवर्नमेंट से मिल सकता है। समझ आ गई, गवर्नमेंट से मिलके यहाँ पर चल सकता है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं
सीड कैपिटल क्या होती है? सीड कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड कैपिटल? देखो, सीड कैपिटल क्या होता है, शुरू शुरू में स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, स्टार्टअप को एक्सप्लोर करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। तो जो वो फाइनेंस होता है उसको कहते हैं सीड कैपिटल। यहां लिखो, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस की जरूरत होती है। तो जो फंडिंग सबसे इनिशियल स्टेज पे की जाती है, जो फंडिंग सबसे इनिशियल स्टेज पे की जाती है, जो फंडिंग सबसे इनिशियल स्टेज पे की जाती है उसको सीड फंडिंग बोला जाता है, उसको सीड कैपिटल बोला जाता है। जो फंडिंग सबसे इनिशियल स्टेज पे की जाती है उसको सीड कैपिटल बोला जाता है। क्लियर है? जो फंडिंग सबसे इनिशियल स्टेज पे की जाती है उसको सीड फंडिंग बोला जाता है। टेक्निकली सीड कैपिटल इज द इनिशियल कैपिटल यूज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। सीड कैपिटल कौन सी होती है? सीड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो सबसे इनिशियल स्टेज पे, जो सबसे शुरुआत, स्टार्टिंग के स्टेज पे की जाती है, स्टार्टिंग की स्टेज पे की जाती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दिस कैपिटल कैन कम फ्रॉम द फाउंडर, फैमिली और फ्रेंड। जो ये कैपिटल आती है ये कहाँ से आती है? ये फाउंडर से आती है, ये फैमिली से आती है, ये फ्रेंड्स। पहले लोग अपना पैसा लगाते हैं ना बिजनेस करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली लोगों के पास चले जाते हैं कि पैसा दो मुझे बिजनेस करना है, नहीं। पहले लोग अपना पैसा लगाते हैं, जो वो अपना पैसा लगा के बिजनेस बनाते हैं उसको कहते हैं सीड फाइनेंसिंग, उसको कहते हैं सीड कैपिटल। क्लियर है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अदर इनिशियल स्टेज ऑपरेशन। स्टार्टिंग में बिजनेस को बनाने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, जैसे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, मार्केट के रिसर्च के लिए, इनिशियल स्टेज के ऑपरेशन के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है उसको कहते हैं सीड कैपिटल। इसको सीड कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैपिटल बिजनेस का एक क्या होती है, बीज होती है, जिससे क्या निकलता है? बिजनेस निकलता है। ठीक है ना? Seed funding permit exploration of business idea and converting into a viable product and service that further attract venture capitalist। ये कहना चाहता है कि जो सीड फंडिंग है वो क्या करती है? परमिट करती है एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया, और उस बिजनेस आइडिया को कन्वर्ट करती है एक प्रोडक्ट में, एक सर्विस में। उस बिजनेस आइडिया को क्या करती है? कन्वर्ट करती है किसमें? एक सर्विस में, एक प्रोडक्ट में। क्लियर है? ये वाला इतना ही नोट कर लो। क्लियर है? सीड फंडिंग जो होती है, सीड फंडिंग इज वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सीड फंडिंग जो होती है एक वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एज मोस्ट फंडिंग एजेंसी वुड लाइक टू अडॉप्ट a wait and watch approach to see whether the idea have business potential। तो इसमें क्या होता है, जो जो फंडिंग एजेंसी होती है, जो इन्वेस्टर होते हैं, तो वो प्रॉपर देखते हैं, वेट करते हैं कि जो ये बिजनेस आइडिया है ये वाकई में ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, नहीं है, तभी वो क्या करते हैं? अपना पैसा लगाते हैं। नहीं तो उनका पैसा डूबने के क्या होते हैं? चांस हो जाते हैं। फ्रॉम द फाउंडर पॉइंट ऑफ व्यू, द ऑप्शन ऑफ ऑब्टेनिंग सीड फंडिंग हैज टू बी केयरफुली यूटिलाइज, एंड ऑब्टेनिंग सीड फंडिंग मे रिजल्ट इन डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ फाउंडर। तो सीड फंडिंग लेते टाइम फाउंडर को क्या करना पड़ता है? प्रॉपर ही केयर करनी पड़ती है। समझ आ गई?
पता चल गया सीड फंडिंग क्या है, यहां से आप पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। सीड फंडिंग, सीड फंडिंग होता है, सीड कैपिटल क्या होता है, इनिशियल कैपिटल जिसको बिजनेस को स्टार्ट करने में यूज किया जाता है। और इस फंडिंग का यूज, इस पैसे का यूज किस चीज में किया जाता है, मार्केट रिसर्च में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, अदर इनिशियल ऑपरेशन के अंदर। क्लियर है। सीड फंडिंग परमिट एक्सप्लोरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। सीड फंडिंग जो है जो क्या करती है, एक्सप्लोरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया एंड कन्वर्ट इनटू अ वाइबल प्रोडक्ट और सर्विस दैट फर्दर अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट। A business founder must be clear on how to utilize seed capital in the most optimum manner to ensure smooth transition to advanced stage of the business. Seed funding is a risky investment option as most funding agencies would like to adopt a wait and watch approach. तो सीड फंडिंग ये हो गया चलता है। आगे बढ़ते हैं। सीड फंडिंग जो होती है दो तरह की होती है। जो सीड फंडिंग जो होती है, फाइनेंसिंग जो होती है, दो तरह की होती है। एक होती है इक्विटी फाइनेंस, एक होती है इक्विटी फाइनेंस। फाइनेंसिंग जो होती है दो तरह की होती है। फाइनेंसिंग जो होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंस एंड डेट फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस जो होता है हमारे पास, एक होता है इक्विटी फाइनेंस, एक होता है डेट फाइनेंस। एक होता है इक्विटी फाइनेंस, एक होता है डेट फाइनेंस। अब इक्विटी फाइनेंस क्या होती है? इक्विटी फाइनेंस जो होती है, फाइनेंस करना बाय वे ऑफ वेंचर कैपिटल। फाइनेंस करना किनके द्वारा? बाय वे ऑफ फाइनेंस करना बाय वे ऑफ इक्विटी फाइनेंस। फाइनेंस करना बाय वे ऑफ इक्विटी फाइनेंस या फिर वेंचर कैपिटल, या फिर वेंचर कैपिटल, या फिर एंजल इन्वेस्टर, या फिर एंजल इन्वेस्टर। ये क्या होता है? इनके द्वारा फाइनेंसिंग करना, इनके द्वारा क्या करना? फाइनेंस करना। ठीक है। और डेट फाइनेंस में लोन लेना बैंक से, बैंक से लोन लेना, बैंक से वो चीजें लेना। तो फाइनेंसिंग वाली जो चीज है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस वाले चैप्टर को फिनिश करेंगे कैसे भी करके। नेक्स्ट क्लास हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ के अपना अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर कर खत्म करेंगे। अब हमारी सिर्फ एक ही क्लास होगी इसमें, तो वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे हम। बाकी हमारा ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा।